नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कर्मचारियों की हड़ताल का हुआ मिला जुला असर। भाजपा ने जिला अधिकारियों की सूची की घोषित। अध्यापक पात्रता परीक्षा की गई स्थगित, अब होगी 30 व 31 जुलाई को। धड़ाना गांव की बेटी साक्षी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता गोल्ड। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भिवानी में मिला जुला असर रहा। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व नेता अजय शर्मा ने बताया कि हड़ताल का रोडवेज विभाग पर कोई असर नहीं रहा। बसें सभी रूटों पर चली। बस स्टैंड पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल में भवन एवं निर्माण, हरियाणा टूरिज्म, सिंचाई, बिजली बोर्ड, रोडवेज, आईटीआई, शिक्षा बोर्ड व नगर पालिका कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी को भूखा मरने पर मजबूर कर रही है। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भिवानी में मिला जुला असर रहा। हरियाणा रोडवेज की बसें अपने रूटों पर नियमित रूप से दौड़ती नजर आई। बस स्टैंड पर पुलिस की पूरी सुरक्षा थी। दूसरे सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की हाजिरी रही। मेरी ड्यूटी यहाँ स्टैंड पर है। यहाँ किसी प्रकार का कोई चक्का जाम नहीं है। पूर्ण रूप से सभी बसें हमारी आम दिनों की तरह चल रही हैं और आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारे आला अधिकारी हैं, वो अपने अडींग है ड्यूटी पर, और सभी चालक परिचालक अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियाँ सुचारू रूप से चला रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सभी रूटों पर गाड़ी चल रही है हमारी। हमारी पहले 4:30 बजे चंडीगढ़, 4:30 बजे मथुरा और 5 बजे गुड़गांवा, 4:40 मुरादाबाद, लॉन्ग रूट और जो गाँव की जो सर्विस है हमारी जो की तो जो पहले चलती थी उसी प्रकार से आज भी चल रही है। नहीं, सवारियों किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। आम जनता है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही चल रही है जो आम दिनों की तरह चलती थी। हड़ताल का हमारे भिवानी डिपो में किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। सभी बसें सुचारू रूप से चल। आज के लिए सर कर्मचारियों द्वारा चक्का जाम के लिए स्ट्राइक रखी थी। उसको शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स का बस स्टैंड पर बंदोबस्त किया गया, जो सुबह से ही निरंतर ड्यूटियाँ चल रही हैं और सुचारू रूप से रोडवेज की बसें चल रही हैं। कोई किसी बस की कोई रुकावट नहीं है। सुबह हर एक जो बस का टाइम है वो निर्धारित समय पर अपनी चल रही है। किसी की कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं हुई सर। इस हड़ताल में B&R, हरियाणा टूरिज्म, सिंचाई, नगर पालिका, बिजली बोर्ड, रोडवेज, ITI, शिक्षा बोर्ड भिवानी व नगर पालिका के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। C2 के सचिव सुखबीर सिंह प्रभात, सर्व कर्मचारी के राज्य कोषाध्यक्ष सुदर्शन सरोहा व शिक्षा प्रधान सूरजभान जटासरा, सुखदेव पालवास व जिला सचिव सुमेर सिंह आर्य ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी को भूखा मरने पर मजबूर कर रही है। पूंजीपतियों को टैक्स में भारी छूट दे रही है, जिसके विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल देश भर में देखने को मिली। मजदूरों द्वारा संघर्ष के बल पर हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदलकर मजदूरों के खिलाफ और कॉरपोरेट के पक्ष में सुधार के नाम पर लागू किए जा रहे हैं। सुधार के नाम पर श्रम कानून बदलना बंद किया जाए। सभी उद्योगों और सरकारी क्षेत्र में श्रम कानून सख्ती से लागू किए जाएं। आउटसोर्स, ठेका प्रथा व कौशल रोजगार बंद करते हुए सभी कच्चे कर्मचारियों, परियोजना वर्करों, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, आंगनबाड़ी व क्रच वर्कर्स को पक्का किया जाए। देश के तमाम संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है और किसान मजदूर को निचोड़ के उनके खजाने भरने का काम कर रही है। उसके खिलाफ पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद हो, परमानेंट भर्तियां हो, स्थायी पदों को भरा जाए। अभी मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव कार्यक्रम के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों को देगी मजदूरों के नाम पर। वो भी रोजगार बढ़ाने के बजाय कॉरपोरेट के हवाले कर दिया और न्यूनतम वेतन लागू नहीं कर रही। तमाम 29 कानून जो यूनियनों के थे
ट्रेड यूनियन कानून उनको खत्म कर दिया। मजदूरों को निचोड़ने के लिए 4 कोड बिल लेकर के आई है, जारी कर दिया है। और किसानों को जो 3 काले कानून उनके खिलाफ लड़े थे उनको वापस करवाया था, नया मंडी कानून के तहत उनको वापस लेने जा रही है। तो इसलिए वापस ला रही है उन कानूनों को। मजदूरों को, किसानों को लूटने का परमानेंट प्रबंध कर दिया है। इसलिए पूरे देश में आज ये हड़ताल है उसकी नीतियों के खिलाफ। ट्रेड यूनियनों की अपील पर पूरे देश में हड़ताल है और ये आम हड़ताल है। 1991 के बाद 22वीं बड़ी हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की अपील पे है और इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा भी समर्थन कर रहा है, पूरे देश का किसान समर्थन कर रहा है। और सीधी सीधी बात है, हमारी लड़ाई है उद्योगपतियों से। आज सरकार सुई से लेकर के और जहाज तक पे अडानी, अंबानी और टाटा का कब्जा चाहती है। हमारी मांग है ठेका प्रथा खत्म हो, हमारा मुद्दा है न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, हमारा मुद्दा है नौकरी पक्की मिलनी चाहिए, हमारा मुद्दा है एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए। तमाम मांगों का जिक्र चला, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, किसानों के तमाम कर्जा मुक्ति की बात हो, किसान मजदूर के पेंशन की बात हो। आज जरूरत है हम सबको एक साथ मिलकर के लड़ने की। हम मिलकर के लड़ेंगे तो बचेंगे और अगर अलग अलग हुए तो सरकार नंबर सबका लगाएगी, क्योंकि आज सत्ता में कोई सरकार नहीं है बल्कि अडानी अंबानी की एजेंट है मोदी सरकार। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। इस देश में, आजाद देश में हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, पूंजीपतियों के हक में कानून बना रही है। जो हम लोगों ने 44 कानून, लेबर कानून लागू करवाए थे, आंदोलन करके ने, लड़ाई करके ने, सरकार के खिलाफ लड़के ने, जो हमने आंदोलन के द्वारा जो कानून लागू करवाए थे उनको रद्द करके ने आज 4 लेबर कोड लेके आई है, जिसमें हर महकमे का निजीकरण, कोई स्थायी रोजगार नहीं, कोई महकमा स्थायी नहीं, किसी भी टाइम किसी भी महकमे को बंद करा जा सके है, किसी भी महकमे को चालू करा जा सके है। और तो और सरकार जो है अपने कर्मचारी भी आज पार्ट टाइम कर्मचारी लेके आने लग रही है। हम आपका ही हिस्सा है, अलग अलग महकमों में सेवा करके आज बुढ़ापे में हमें जो पेंशन मिलती है उस पर खतरा है। नए बच्चों की पेंशन बंद कर दी 2004 के बाद। आज घोषणा की है नायब सिंह ने कि उनको यूपीएस देंगे, जिसमें खुद अपने पैसे कटा के उसके बदले में पेंशन मिलेगी। हमें पेंशन मिलती थी थर्ड बेनिफिट के रूप में, कोई अंशदान नहीं देना, केवल हमने जो सेवा दी है 28 साल, 30 साल, 32 साल, उसके बदले में बुढ़ापे में हमें सामाजिक सुरक्षा मिली थी। आज सरकार वित्त विधेयक पास करके लोकसभा में ये कह रही है कि जो पहले रिटायर हो लिए उनको हम अगले वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे, उनको महंगाई भत्ता नहीं देंगे। 26 और 27 जुलाई को कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एसटेट की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में लगभग 4,05,000 और सीईटी की परीक्षा में लगभग 13,47,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों के चयन में आयु, वर्ग, जाति, कार्य क्षमता, पार्टी से जुड़े होने की पृष्ठभूमि व शीर्ष नेताओं की राय प्रमुख रही। पदाधिकारियों की दूसरी सूची में 4 से 5 दिन में मंडल प्रभारियों की नियुक्ति होगी। भाजपा के 6 मोर्चा, 22 प्रकोष्ठ व 25 विभागों के पदाधिकारियों सहित 120 से अधिक पदाधिकारियों की सूची जल्द ही घोषित होगी। भाजपा के जो कार्यकर्ता इस लिस्ट में स्थान नहीं पा सके उन्हें अगली सूची में समायोजित किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष नविता तंवर ने बताया कि भिवानी में विनोद चावला जिला प्रवक्ता बने तो मीडिया प्रभारी पद राकेश मिश्रा को मिला। रमेश पचेरवाल व रेखा राघव जिला महामंत्री बने। मन की बात कार्यक्रम के प्रभारी राजकुमार होंगे।
इस पद पर यह पहली नियुक्ति है। उनमें खासकर हमने हमारे साथ में महिला शक्ति बैठी हैं, मीना परमार जी भी बैठी हैं, रेणु बाला जी भी हैं, तो महिलाओं की ओर हमने फोकस भी किया है। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो रुका हुआ बिल था उस महिला आरक्षण का, उस बिल को पास करके दिखाया इतने सालों के बाद में। उनकी इच्छा शक्ति थी महिलाओं को आगे लेके आने के लिए। और अब की बार हमारे संगठन के अंदर भी हमने 33% की लगभग रिजर्वेशन हमने की है। हमारे इससे पहले मंडल स्तर पर जो हमारी कार्यकारिणी की घोषणा हमने की थी, उस मंडल स्तर पर भी हमने 4-4 महिलाएं हर मंडल पर उनको पदाधिकारी बनाया। और अब की बार हम इस ज़िले की कार्यकारिणी में जो हमारी 15 लोगों की कार्यकारिणी है उसमें से 5 महिलाओं को हम ले रहे हैं। और ये महिलाओं के लिए और हमारी पार्टी के लिए आने वाले समय के लिए ये एक अच्छी सोच और अच्छी पहल है पार्टी की तरफ से। और उसमें हमने जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है, ओबीसी भी हमारे साथ में अलग अलग कास्ट के अनुसार 4 लिए हमने, एससी भी हमारे हैं, जनरल कास्ट भी हमारे पास, सब लोगों का, समाज का, सबका प्रतिनिधित्व करके हमने इस लिस्ट को आदरणीय हमारे रेणु जी हमारी प्रभारी के साथ मिलकर हमने संगठन से विशेष चर्चा करने के बाद में इसको हमने फाइनल किया है। और जो इसी प्रकार से जो आने वाला समय है, ये सूची ज़िले की तरफ से पहली सूची होगी। इस सूची के बाद में हमारे 16 मंडल के, हमारे ज़िले में 16 मंडल हैं जिसके प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। 16 मंडल के प्रभारी होंगे। 6 हमारे पास में मोर्चा हैं, जैसे किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक। ये 6 मोर्चे हैं जिनके अंदर लगभग 120 कार्यकर्ता का समायोजन होगा, उनको दायित्व निर्वहन करने के लिए दिए जाएंगे। अभी तो हमारे ये 15 कार्यकर्ता हैं और उनके साथ में हम एक आईटी प्रमुख ज़िले का, एक सोशल मीडिया प्रमुख ज़िले का, और इसके अलावा मन की बात का संयोजक, और अब की बार एक हम प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं जो पहले नहीं था। वो प्रवक्ता ज़िले की तरफ से एक सिंगल प्रवक्ता होगा हमारा, जो अपनी बातें पार्टी के निमित्त आप लोगों के समक्ष रख सकेगा। ये हमने 6 ऐसे लोग और एक कार्यालय सचिव, 6 ऐसे लोग हैं कि जिनको हमने इस टीम में साथ में शामिल किया है। तो 15 और 6 और मेरे को लगा कि ये टोटल हो गए 22। ये 22 लोगों की घोषणा आज हम करेंगे। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि 120 कार्यकर्ता हमारी जो सूची इसके बाद में आएंगी 6 मोर्चों की, और उसके अलावा हमारे पास में 22 प्रकोष्ठ हैं और 25 विभाग हैं जिनकी टीम बनेगी। और उन टीमों में भी लगभग हमारे 100 से 150 कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समय समय पर अपना समय देकर पार्टी के नियमित अच्छे कार्य किए हैं, उन लोगों का समायोजन किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं को समावेश करने की शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि आपने अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि इसके तुरंत बाद ये लिस्ट अनाउंस होने के तुरंत बाद 120 बंदों की लिस्ट और आएगी। और उसके बाद भी हमारे विभाग हैं, 25 विभाग हैं, 22 प्रकोष्ठ हैं। तो बहुत सारे पद और भी ऐसे हैं जिन कार्यकर्ताओं के नाम इस लिस्ट में है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, वो आगे अच्छा काम करें। और जो कार्यकर्ता रह गए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल कौशिक जी एक बात हमेशा कहते हैं कि इस कार्यकाल में कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा जिसके पास कोई पद नहीं होगा। जैसे कहते हैं हर हाथ काम, वैसे ही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को पद दिया जाएगा। बस संयम बना कर रखें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको शुभकामनाएं मिलेगी। और इन्हीं बातों के साथ हम सबसे पहले हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष हैं 6, उनके नाम मैं बताना चाहूँगी। हमारे भाई राजेश जांगड़ा जी, शालू अरोड़ा जी, प्रदीप प्रजापति जी। एक बार जिनके नाम बोले जाए होश के तो इधर आ जाओ आगे। सुनील शर्मा जी, के ग्रोवर जी, विशाल जीत जी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के उपाध्यक्ष हैं 6। इसके बाद हमारे 2 महामंत्री हैं,
रमेश पचेरवाल जी और दूसरी महामंत्री हमारी बहन रेखा राघव जी। इसके बाद हमारे ज़िले में 6 मंत्री के पद हैं, सचिव के पद हैं, जिसमें पहला नाम है अमित मेहता जी, सुनील देवत जी डावर, पिंकी नागर जी, सोनिया अत्री जी, सुशीला देवी जी और लवकेश बंटी जी। हरियाणा भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों की सूची की घोषणा कर दी है। इस बारे में भिवानी भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि नए पदाधिकारियों का चयन में 35 वर्ष से 60 वर्ष के आयु के पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पदाधिकारियों का चयन आयु वर्ग, जाति, कार्यक्षमता, पार्टी से जुड़े होने की पृष्ठभूमि व शीर्ष नेताओं की राय के आधार पर किया गया है। वहीं नई सूची में विनोद चावला को भिवानी का जिला प्रवक्ता और राकेश मिश्रा को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि एस्टेट परीक्षा व सीईटी 2025 26 व 27 जुलाई को होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 4,05,377 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया था। ये परीक्षाएं 26 व 27 जुलाई को 3 अलग अलग पालियों में आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी 2025 की परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने के बाद बोर्ड को अपनी एस्टेट की परीक्षाएं 25 व 26 जुलाई के बाद आयोजित करवाए जाने का निर्णय लेना पड़ा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 व 31 जुलाई को आयोजित करवाए जाने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है, जिस पर अंतिम फैसला पत्र के अनुसार तारीखों पर होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आपने पूछा कि सीईटी की परीक्षा भी साथ में 26-27 तारीख को ही आ गई है। दरअसल दोनों ही परीक्षाएं हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। जहां तक सीईटी परीक्षा का सवाल है, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि 13 लाख से भी ज़्यादा संख्या बताई गई है। और ये सीईटी की परीक्षा के बारे में मेरे नोटिस में भी आया है और ऊपर से अधिकारियों ने मुझे से मतलब सूचना दी है कि ये 26 और 27 जुलाई को प्रस्तावित है। और यदि 26-27 जुलाई को यह परीक्षा सीईटी की होती है तो ऐसी स्टेज में क्लैश हो जाएगा परीक्षा की डेट्स में, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी समस्या हो जाएगी। और परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 26-27 की परीक्षा, क्योंकि कैरियर से रिलेटेड डायरेक्ट नौकरी से संबंधित परीक्षा है, संख्या भी अभ्यर्थियों की ज़्यादा है, तो ऐसा अभी अंडर कंसिडरेशन है कि एचटेट की परीक्षा को हो सके तो 2-4 दिन हम आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी यह लगभग कंफर्म है कि एचटेट की परीक्षा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। धनाना गांव की बेटी साक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच डाला। उनका यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है। मुक्केबाज साक्षी का कहना है कि अब वह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी करेगी और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। वहीं बॉक्सिंग क्लब के प्रधान कमल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करते हुए भिवानी की बॉक्सर बेटियां आगे बढ़ रही हैं। भिवानी पहुंचने पर साक्षी का जोरदार स्वागत किया गया। मैरी कॉम के बाद साक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाली दूसरी महिला बॉक्सर बन गई है। मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर बेटी साक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद वो ओलंपिक के लिए प्रबल दावेदार बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में साक्षी ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मिनी क्यूबा भिवानी में भिवानी बॉक्सिंग क्लब में गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश से ट्रेनिंग लेती है। साक्षी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बॉक्सर साक्षी का कहना है कि वो एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का झंडा सबसे ऊपर लहराएंगी। साक्षी के कोच जगदीश ने कहा कि साक्षी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथा गोल्ड है। 2028 के ओलंपिक के लिए वो प्रबल दावेदार होंगे। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान कमल सिंह ने कहा कि बॉक्सिंग में बेटियों को सुरक्षा की भावना आती है। हमारा प्रयास है कि देश में बॉक्सिंग का पहला ओलंपिक मेडल हमारे क्लब की महिला बॉक्सर लाएंगे। मैं अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में था।
मेरी 4 बाउट हुई गोल्ड मेडल के लिए। फर्स्ट बाउट मेरी इंग्लैंड के साथ थी, जो कि 2 बार की ओलंपियन थी, उसको मैंने 5-0 से हराया यूनानिमसली। उसके बाद ब्राज़ील के साथ थी, वो भी ओलंपियन थी। उसके बाद उज्बेक के साथ थी, और फाइनल बाउट मेरी यूएसए के साथ थी। तो मैंने चारों बाउट 5-0 से जीती। मैंने 54 केजी में ये मेडल जीता है, और अभी आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी जो कि इंग्लैंड में है सितंबर में। उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग कप नवंबर में होगा, जो कि इंडिया में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊँ। सबका सपना होता है कि वो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, और मेरा भी यही सपना है कि मैं ओलंपिक में इंडिया का जो फ्लैग है वो टॉप पे लहरा पाऊँ, और मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। उम्मीद है कि मैं 2028 में वर्ल्ड कप था हमारा कजाकिस्तान में 30 जून से लेके 6 जुलाई तक ये वर्ल्ड कप हुआ है। और इसमें सबसे फ़ख्र की बात यह है कि साक्षी का जो प्रदर्शन था बेहद सराहनीय रहा। फर्स्ट बाउट में इंग्लैंड के काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज थी, जो 2 बार ओलंपिक खेल चुकी है, उसको हराया 5-0 से। अगली बाउट भी ब्राज़ील से थी, काफ़ी टफ थी, वो भी ओलंपियन थी, उसको भी हराया। और उज़्बेकिस्तान की जो सेमीफाइनल में थी बॉक्सर, वो भी 5 या 6 बार की एशियन चैम्पियन है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी थी, उसको भी एक तरफा यूनानिमस डिसीजन से हराया है। और फाइनल में अमेरिका के मुक्केबाज को हरा के वर्ल्ड कप में साक्षी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये साक्षी का चौथा स्वर्ण पदक है विश्व स्तर पे। 3 बार की ये पहले की विश्व चैंपियन है, और चौथा स्वर्ण पदक ये लिया है। मैं मानता हूँ कि मैरी कॉम के बाद सबसे ज़्यादा जो विश्व स्तर पर पदक जीते हैं वो इसके साक्षी के हैं। ये 4 बार विश्व विजेता। बहुत अच्छी उम्मीद है। मैं तो पहले 2020 में भी ये उम्मीद थी मुझे कि साक्षी देश का प्रतिनिधित्व 2020 ओलंपिक में करेगी टोक्यो में, लेकिन किन्हीं वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, एक पायदान नीचे रह गई। और 2024 में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं अब मानता हूँ कि साक्षी 2028 की प्रबल दावेदार है, और ये क्वालिफाई करती है तो हमें 2028 ओलंपिक में पदक की उम्मीद है, साक्षी से ओलंपिक पदक। देखो, क्लब के प्रधान होने के नाते तो बड़ी खुशी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार का नारा, हरियाणा सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, उस नारे को सार्थक भिवानी बॉक्सिंग क्लब कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक पहली जॉर्जन अवार्डी थी, और उसके बाद में नीतू, अब ये साक्षी, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, कम से कम 100 के लगभग ऐसी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पदक लिया है। तो बड़ी हमें खुशी होती है। और ख़ास तौर पर इसमें पहले ज़माने में जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ भेदभाव होता था, भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने उसको मिटाने का कार्य किया है। और नशे के खिलाफ भी बहुत बड़ा अभियान जगदीश कोच साहब ने, जो द्रोणाचार्य खुद उन्होंने चला रखा है। लड़कियों के जिस प्रकार से सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब में आने के बाद में उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, और अच्छी तकनीक के हिसाब से उनकी मुक्केबाजी सिखाई जाती है। इसी का परिणाम है कि आज देखते हैं कि जितने ही मुक्केबाज हमारी महिला के तौर पर जाते हैं, हमारी बेटियों के तौर पर जाते हैं, उसमें ज़्यादातर संख्या भिवानी बॉक्सिंग क्लब की होती है। तो मैं मानता हूँ कि अब ये 3 जो मेडल आए हैं भिवानी के अंदर, ये लड़कियों के जो मेडल आए हैं वो इसके गोल्ड आए हैं। तो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से लड़कियों ने आगे बढ़ के खेलना सीखा है, इससे लड़कों को भी एक प्रेरणा मिल रही है कि लड़कियाँ इतना संघर्ष करी हैं तो उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। और आने वाले टाइम में भिवानी बॉक्सिंग क्लब ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाएगा, जो पहला रिकॉर्ड होगा कि हिंदुस्तान की किसी महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में लिया है, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की तरफ होगा। और इसका सारे श्रेय जगदीश कोच साहब को जाता है। और अब चलते चलते सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश यानी कि ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनको स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार किया हो। इसको भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों
अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा को वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विधान है। शिष्य अपने गुरु की प्रत्यक्ष या उनके चरण पादुका की चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करते हैं। इस दिन अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने का विधान है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण देव पायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कर्मचारियों की हड़ताल का हुआ मिला जुला असर। भाजपा ने जिला अधिकारियों की सूची की घोषित। अध्यापक पात्रता परीक्षा की गई स्थगित, अब होगी 30 व 31 जुलाई को। धनाना गांव की बेटी साक्षी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता गोल्ड। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।